नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे परिस्थितियों के सामने हार नहीं माननी चाहिए। हमारी मेन पात्र है लक्ष्मी। आइए सुनिए मेरी ज़बान। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राम सिंह जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विधाता उनके विरुद्ध हो गए हैं। अस्पताल के वार्ड में उनकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और सामने सफ़ेद साड़ी में श्रृंगारविहीन विधवा बेटी खड़ी थी। पल भर में उनकी दुनिया उजड़ गई। कितने अरमानों से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, परंतु क्या पता था कि वह अपनी बेटी की शादी नहीं बल्कि उसका जीवन बर्बाद करने जा रहे हैं। सब कुछ उनकी आंखों के सामने ऐसे चल रहा था जैसे मानो आंखों के आगे कोई फिल्म चल रही हो। बरसों तक उनकी कोई संतान नहीं थी। ना जाने कितने मिन्नतों के बाद ईश्वर की कृपा हुई और उनके घर एक बच्चे ने जन्म लिया। उनकी बेटी इतनी सुंदर थी मानो कोई परी हो, और उसके जन्म के बाद से उनके कारोबार में इतनी बढ़ोतरी हुई थी। चारों ओर धन के भंडार भर गए। माता लक्ष्मी की कृपा मानकर उन्होंने अपनी बच्ची का नाम भी लक्ष्मी रखा। दोनों पति पत्नी ने फूलों की सेज पर बेटी को पाला, जीवन की हर खुशी दी। विवाह की उम्र हुई तो एक अच्छे घराने के सुंदर सुशील लड़के से उसकी शादी करवाई। इस शहर का सबसे ऊंचा घर और रईस परिवार था। इन लोगों ने सामने से आकर उनकी बेटी का हाथ मांगा था। एक बार उनके मन में शंका हुई, इतने बड़े लोग खुद से कैसे आकर उनकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। परंतु उन लोगों ने कहा कि रिश्तेदारी में हमने आपकी बेटी की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए हम अपने इकलौते बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमें ऐसे ही सुशील लड़की की तलाश थी। शादी हुई, बिटिया अपने घर भी गई। राम सिंह जी और उनकी पत्नी दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया कि उनकी बिटिया इतने अच्छे घर में ब्याई गई है। लक्ष्मी का अपने ससुराल में पूरे रीति रिवाज और शानो शौकत के साथ स्वागत हुआ। सुहाग सेज पर दुल्हन बनी बैठी लक्ष्मी अपने पति अमित का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद अमित आए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और वीरानी फैली हुई थी। इससे पहले कि लक्ष्मी कुछ पूछती, उन्होंने खुद से ही उससे कहा कि शायद यह दुनिया का पहला पति होगा जिसने अपनी पत्नी को सुहाग की रात पे ऐसा तोहफा दिया होगा। कुछ समझ नहीं पाई लक्ष्मी। उसने अपने प्रश्नवाचक नज़रों से अमित की ओर देखा। उसे अपनी और ऐसे देखता पाकर अमित ने कहा, देखो लक्ष्मी, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरे माता पिता ने तुम सभी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मुझे लंग कैंसर है और वह भी चौथी स्टेज में। पहले ये बीमारी किसी भी डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ पाई, और जब तक इस बीमारी के बारे में पता चला तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। अब क्योंकि मैं अपने माता पिता का एक लौटता बेटा हूँ, इसलिए वंश को चलाने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए। इसलिए उन सब ने यह सब नाटक किया है। उन सब की इच्छा है कि अगर तू इन 2-4 महीनों में गर्भवती हो जाती है तो उस बच्चे से इनका वंश तो चलता रहेगा। इतना कहने के बाद अमित फूट फूट के रोने लगा। लक्ष्मी ने सोचा, सचमुच शादी के पहले ही रात किसी पति ने अपनी पत्नी को अपनी मृत्यु के बारे में नहीं बताया होगा। परंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। शादी तो हो चुकी है, परंतु क्या जाने, हो सकता है कि शायद अमित ठीक भी हो जाए। लक्ष्मी कुछ बोल नहीं सकती थी। क्या कहती। 2-4 दिनों के बाद लक्ष्मी के पिता उसे पग फेरे की रस्म के लिए मायके ले आए। अपने पिता के साथ गई तो ज़रूर, परंतु अगले दिन अपने ससुराल चली गई। वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता यह सच्चाई जाने। उधर लाख कोशिशों के बावजूद अमित की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। शादी के 4 महीने के बाद अमित इस दुनिया से चला गया। माँ तो नहीं बन पाई, परंतु अमित की विधवा ज़रूर बन गई। लक्ष्मी के ससुराल वाले अमित की मृत्यु के पश्चात नहीं चाहते थे कि उनकी बहू सारी प्रॉपर्टी की हकदार बन जाए। उन्होंने तो सोचा था कि अगर इस बीच वह माँ बन गई तो उस बच्चे को उसका मालिक बनाएंगे, परंतु एक पराई लड़की को वह अपनी संपत्ति के स्वामी नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लक्ष्मी को मनहूस करार देकर घर से निकाल दिया और अपनी संपत्ति अपनी बेटी और उनके बच्चों के नाम कर दी, ताकि बाद में कानूनी तरीके से भी लक्ष्मी या उसके परिवार वाले
उसकी जायदाद ना हासिल कर सके। राम सिंह जी और उतनी पत्नी को जब सारी सच्चाई का पता चला तो मानो उनके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। अपने दामाद की मृत्यु की खबर सुनते ही लक्ष्मी की माँ का दिल का दौरा पड़ा और वह आईसीयू में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही थी और फिर लाख कोशिशों के बाद भी वह अपना जीवन हार गई। राम सिंह जी अस्पताल में खड़े एक बार अपनी बेटी को देखते, दूसरी बार अपनी पत्नी के मृत शरीर को देखते। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक साथ हुए इन दोनों हादसों को उनका हृदय नहीं सह पाया और वही बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ा। देखते देखते उनके प्राण पखेरु उड़ गए और लक्ष्मी बेचारी तो जैसे सुन सी हो गई थी। ना जाने विधाता ने किस जन्म का बदला लिया था। देखते ही देखते पल भर में उसका सब कुछ खत्म हो गया। दूर के रिश्तेदारों और समाज वालों की मदद से उसने अपने माता पिता का क्रियाक्रम तो किया। धीरे धीरे सारे लोग अपने घर चले गए, सिवाय उन लोगों के जिनकी गिद्ध जैसी निगाहें राम सिंह जी की प्रॉपर्टी पर थी। रियल एस्टेट का कारोबार था उनका। राम सिंह जी का व्यवसाय उनकी मृत्यु के पश्चात लक्ष्मी से नहीं संभलने वाला था। बाजार में लगे सारे पैसे डूब गए। बचा रह गया तो सिर्फ उनका मकान, लंबा चौड़ा बगीचा और उनका ऑफिस। लक्ष्मी दुख में डूबी रही। धीरे धीरे सारे पैसे भी खत्म होने लगे। घर चलाना मुश्किल हो रहा था। हार कर उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। एक जिंदा लाश की तरह मशीनी अंदाज में जिए जा रही थी। इसी बीच अचानक एक दिन उसकी मौसी का लड़का सौरभ उससे मिलने आया। सौरभ और लक्ष्मी से खूब पड़ती थी। दोनों भाई बहन में बहुत प्रेम था। बाद में लक्ष्मी का मौसेरा भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश गया और फिर वहीं बस गया। इतने सालों बाद उसे देख लक्ष्मी हैरान तो हुई, लेकिन अपने प्रति उसका लगाव देखकर उसे खुशी भी हुई कि चलो इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो है जिसकी उसे परवाह है। सौरभ अपने तरफ से पूरी कोशिश करता कि लक्ष्मी खुश रहे, मुस्कुराए, परंतु कितने दिन, उसे भी तो एक दिन वापस जाना था। और फिर एक दिन रात के खाने के वक्त सौरभ ने लक्ष्मी से कहा कि देखो लक्ष्मी, ना अब मौसी जी हैं ना मौसा जी। इतनी बड़ी दुनिया में तुम अकेले कैसे रहोगी? मैं तो कहता हूँ कि तुम दोबारा से अपना घर बसाने का सोचो। ऐसा कभी नहीं होगा सौरभ। इतने धोखे खाने के बाद अब दुनिया के हर रिश्ते से मेरा तो विश्वास उठ गया है। जब तक जिंदा हूँ अकेले रहूँगी। रहने को घर है और काम कर रही हूँ। लक्ष्मी ने कहा, लेकिन कब तक, कितने दिनों तक तुम स्कूल में टीचर की नौकरी कर पाओगी? शरीर है, कभी ना कभी तो थकेगा, तब क्या करोगी? सौरभ ने पूछा। तब की तब देखेंगे सौरभ, राहत बहुत हो गई है, जाओ तुम भी जाकर सो जाओ। सौरभ को तो लक्ष्मी ने चुप करा दिया, परंतु वह खुद बिस्तर में करवटें बदलते हुए सोचती रही। ठीक ही तो कह रहा है सौरभ, इतनी बड़ी दुनिया में अकेले मैं क्या करूँगी? बाहर की दुनिया में हर लोग फ़ायदा उठाने को बैठे हैं। कब तक खुद को सबसे बचा कर रख पाऊँगी? परिवार के नाम पर तो कोई भी नहीं है, बस यही मासी का एक बेटा है। इसी कश्मकश में वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सौरभ ने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था लक्ष्मी, मुझे अब वापस जाना होगा। सौरभ वापस चला गया। जाने के बाद भी वह रोज़ उसे फ़ोन करता और अपनी पत्नी और बच्चे से भी बात कराता। धीरे धीरे लक्ष्मी का मन भी डोलने लगा और फिर एक दिन उसने कुछ निश्चय किया। लक्ष्मी सारी रात अपने भविष्य के बारे में सोचती रही। अपने जीवन में इतने सारे धोखे खाने के बाद किसी पर भी सहज रूप में विश्वास करने को उसका जी नहीं चाह रहा था। इतने दुख उठाने के बाद और अपने अकेलेपन के कारण वह धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी, जिसको लेकर मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते थे। सुबह उठते ही उसने सौरभ को फ़ोन किया और कहा कि मैं अपने घर में ही एक अनाथ आश्रम खोलना चाहती हूँ, जिससे कि अनाथ बच्चों को माँ की ममता मिल जाए और मुझे भी बच्चों का सुख। सौरभ ने कहा, पागल हो गई हो क्या? अनाथ आश्रम खोलना कोई साधारण बात है क्या? और फिर बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था कहाँ से करोगी? देखो लक्ष्मी, मैं अभी भी कहता हूँ तुम हमारे पास आ जाओ। आखिर मैं हूँ तो तुम्हारा भाई ना।
मैं जानता हूँ तुमने एक छोटी सी उम्र में बड़े धोखे खाए हैं, लेकिन कहीं से तो भरोसे की शुरुआत करनी होगी। लेकिन भैया, प्रॉपर्टी का क्या होगा? पापा की सारी प्रॉपर्टी तो लोगों ने हड़प ली है, लेकिन जो बचा है मैं उसे संभाल कर रखना चाहती हूँ। मेरे चले जाने के बाद तो यह भी नहीं बचेगी। और फिर अमेरिका का रहन सहन, वहाँ की भाषा मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आएगा। और ना ही मेरी इतनी अच्छी अंग्रेज़ी है कि मैं वहाँ जाकर किसी से कुछ बात भी कर सकूँ। लक्ष्मी ने उलझन भरे स्वर में कहा। तुम हाँ तो करो, सौरभ ने बोला। और फिर क्या, कुछ दिनों के बाद सौरभ वापस आ गया। उसने पूरा स्टाफ गोविंद को बुलाकर घर, ज़मीन, ऑफिस की जिम्मेदारी दे दी, बाकायदा एग्रीमेंट पेपर पर लिखित करार के साथ। और फिर लक्ष्मी को लेकर अमेरिका चला गया। हवाई जहाज़ में खिड़की के बाहर देखते हुए लक्ष्मी को ऐसा लग रहा था मानो कि वह किसी दूसरी दुनिया की सैर कर रही हो, और सौरभ के साथ उसके घर पहुंच गई। सौरभ की पत्नी ने खुले मन से लक्ष्मी का स्वागत किया। सौरभ के 2 छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों इतने प्यारे थे। लक्ष्मी को उन्हें देखते ही ऐसा लगा मानो कि अपने सीने से लगा ले। उसने अपनी बाहें भी फैलाई, लेकिन फिर अपने हाथों को समेट लिया। क्या पता सौरभ की पत्नी सोनिया को यह चीज़ अच्छी ना लगे। अरे, आप रुक क्यों गई थी? अभी आप ही के बच्चे हैं, आखिर आप इनकी बुआ जो हैं, सोनिया ने हंसते हुए कहा। 2-4 दिन बहुत खुशी के साथ गुजर गए। एक दिन सुबह उसने सोनिया को परेशान होकर सौरभ से कहते हुए सुना कि बच्चों को संभालने वाली नैनी काम छोड़कर चली गई है। अपने बच्चों को संभालूंगी या अपनी नौकरी? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तुम अपनी नौकरी कैसे छोड़ सकती हो? सौरभ ने कहा। सोनिया, अभी हमें अपने घर का लोन भी तो भरना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, यह सब सिर्फ मेरी सैलरी से कैसे होगा? सौरभ ने चिंतित होते हुए कहा। तो लक्ष्मी यह सारी बातें सुन रही थी। उसने आगे बढ़कर सौरभ से कहा, परेशान क्यों होते हो भैया? बोलो, मैं सारा दिन तो घर में ही बैठी रहती हूँ, मैं बच्चों को संभाल लूँगी। सोनिया को नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोनिया ने आगे बढ़कर लक्ष्मी को गले लगा लिया और कहा, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। मैं सोच रही हूँ अगर आप आज नहीं होती तो क्या होता। क्यों परेशान होती हो, मैं हूँ ना। उस दिन के बाद लक्ष्मी ने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। लक्ष्मी खुशी खुशी बच्चों को नहलाने से लेकर खिलाने पिलाने और सुलाने तक की जिम्मेदारी उठा रही थी। सोनिया और सौरभ को जब ऑफिस से लौटने में देर होती तो वह खाना बनाकर भी तैयार कर देती थी। क्या लाजवाब खाना बनाया है दीदी आपने, सच में आपके हाथ में तो जादू है। बरसों बीत गए ऐसा खाना खाए हुए। बड़े भावुक स्वर में सोनिया ने लक्ष्मी से कहा, तुम्हें मेरे हाथों का बना हुआ खाना पसंद आया? यह तो मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो खाना मैं बना दिया करूँगी। लक्ष्मी ने कहा, नेकी और पूछ पूछ, हमारी तो जैसे लॉटरी लग गई। अब हमें रोज़ रोज़ आपके हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ दीदी, सौरभ ने ऐसा सोते हुए कहा। इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया। लक्ष्मी ने बड़ी कुशलता के साथ पूरा घर संभाल लिया और उससे भी खुशी होती थी कि चलो उसका जीवन किसी के काम तो आ गया। यहाँ सब खुश है और उसे भी सभी बहुत प्यार करते हैं। अगले कुछ दिनों में लक्ष्मी के पिता की बरसी होने वाली थी। उसने सौरभ से कहा कि यदि कोई आप पुरोहित जी को जानते हैं, वह अपने पिता की बरसी पर पूजा करवाना चाहती है। क्या दीदी, आप यहाँ तो कोई भारतीय पुरोहित मिलने से रहा, किसी दूसरी जगह हो तो हमें नहीं पता। अरे, किसी को याद मन ही मन किया जाता है। आप मन ही मन याद कर प्रणाम कर लीजिए पिताजी को। ज़्यादा ही हो तो बगीचे के फूल गुलदस्ता बना लीजिए, आप अपने पिता के ऊपर चढ़ा दीजिए। आप हमें ऑफिस जाने की देरी हो रही है, इसलिए हम ऑफिस जा रहे हैं। आप ज़रा घर और बच्चों को देख लीजिएगा। चलो, इतना कहकर सोनिया और सौरभ ऑफिस चले गए। उस दिन पहली बार लक्ष्मी के मन में एक गहरी चोट लगी, लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि शायद सही कह रहे हैं। यहाँ अब मेरे लिए किसी पुरोहित को कहाँ ढूंढेंगे वो लोग। जब रात को सोनिया वापस लौटी तो बच्चे सो चुके थे
आते ही सोनिया ने कहा, हम बाहर से खाना खाकर आए हैं। जी, आप भी खाना खा लीजिएगा और सो जाइएगा। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा। आज उसकी भी इच्छा नहीं हुई खाने के लिए। उसने किचन साफ की और अपने बिस्तर पर लेट गई। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन आज उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अपने पिता की पुण्यतिथि पर उसे अपने पिता की कमी बहुत ही ज़्यादा खल रही थी। बिस्तर पर पड़े पड़े उसका मन अजीब हो रहा था। उसने सोचा कि चलो बालकनी में बैठती हूँ, शायद थोड़ा ठीक लगे। अपने कमरे से निकलकर बालकनी की तरफ जा ही रही थी कि ना चाहते हुए भी उसके कदम सौरभ के कमरे के दरवाजे पर रुक गए। सोनिया खिलखिलाकर हंस रही थी और सौरभ से कह रही थी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी आसानी से लक्ष्मी को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ ले आए और बच्चों की आया बना दिया। लक्ष्मी के रहते रहते हमें माले की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सारे बाग बगीचे की देखभाल वो खुद ही कर लेती है। धीरे बोलो, धीरे, कहीं लक्ष्मी सुन ना ले, नहीं तो लेने के देड़े बन जाएंगे। हंगामा मचा देगी वो, सौरभ ने कहा। हंगामा मचाकर कर क्या लेगी? उसका पैसा, पासपोर्ट सब तुम्हारे पास पड़ा है। यहाँ आसपास के लोगों से उसका कोई संबंध भी नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब तो बस किसी तरह इंडिया वाली प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। मैंने सारे कागजात पैर नॉमिनी अपना नाम डाल रखा है। अगर कल को कुछ होता है तो सारी जायदाद का मालिक तो मैं ही हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ी है प्रॉपर्टी के चक्कर में। चलो अब सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, सौरभ ने कहा। उसके बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों सो गए। सारी बातें सुनकर लक्ष्मी को ऐसा लगा मानो वह घस खाकर गिर ही जाएगी। यह तो दोनों की चाल जायदाद के लालच में थी। यह दोनों इतने गिर सकते हैं, वह ये सोच भी नहीं सकती थी। उसका पूरा शरीर मानो सुन्न सा पड़ गया था। अपने बिस्तर पर आकर धम से बैठ गई। सच में उसका पासपोर्ट और वीज़ा दोनों ही उसके पास नहीं है। अब क्या करेगी वो? क्या सारी ज़िंदगी उसे यहाँ कैद में, इस घर में नौकरानी की तरह रहना पड़ेगा? वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, यह इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती। उसे हर हाल में यहाँ से अपने देश को लौटना ही होगा, लेकिन इससे पहले अपना वीज़ा और पासपोर्ट इन दोनों से निकलवाना होगा। टिकट के लिए तो पैसे भी नहीं हैं। क्या करेगी? लेकिन कुछ तो करना ही होगा। सबसे पहले तो उसे एक सामान्य व्यवहार करना होगा ताकि इन लोगों को कुछ शक न हो जाए। अगर ज़रा सी भी शंका हुई तो उसका जीना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने आप को सामान्य बनाए रखना पड़ेगा। सारी रात इसी उधेड़-बुन में रही। रोज़ की तरह वह सुबह उठी, सबके लिए चाय नाश्ता बनाया, बच्चों को नहला धुलाकर तैयार कर स्कूल भेजा, नाश्ते की टेबल पर रखा। लक्ष्मी ने सौरभ को कहा कि पढ़ाई में थोड़ी मुश्किल होती है, तुम्हें तो मालूम है मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है। सोच रही हूँ अगर मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश की पढ़ाई करवा दो तो बच्चों की पढ़ाई में साथ साथ हेल्प करवा सकूँगी। मैं घर के बाहर के भी काम कर पाऊँगी। आजकल वैसे भी तुम और सोनिया काफ़ी परेशान रहते हो, ऐसे में मैं बाहर का काम कर लिया करूँगी तो तुम दोनों को भी आराम हो जाएगा। क्यों, सही कहा ना? सोनिया और सौरभ ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए कोचिंग सेंटर में भी भेज दिया करूँगा। शायद वह दोनों सोच रहे थे कि चलो अब हमें घर के बाहर के कामों से भी छुट्टी मिल जाएगी। जैसा ही कोचिंग के लिए हामी भर दी, लक्ष्मी ने अपनी योजना के दूसरे चरण की तैयारी में लग गई। जीवन के इस रंगमंच पर लक्ष्मी पूरी कुशलता के साथ अभिनय कर रही थी। क्या करती बेचारी, जिस तरह कदम कदम पर उसे धोखा मिल रहा था। लोग उसके साथ छल कपट कर रहे थे। ऐसे में बेचारे बनकर कितने दिनों तक वह रह पाती। दुख और व्यवस्था से उसका हृदय हाहाकार कर रहा होता, परंतु होठों पर मुस्कान हमेशा बनी रहती। कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लिया था उसने। वह कई देशों की भाषाएं सिखाई जाती थी। वह सारे के सारे अनजान लोग थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे एक दूसरे की भाषा जाने बगैर सभी आपस में मिलजुल रहे थे और धीरे धीरे थोड़ी इशारों में और थोड़े अपने अपने भाषाओं में
बात भी करने लगे थे। उसी में साथ पढ़ने वाला एक लड़का था, जॉन। धीरे धीरे लक्ष्मी और जॉन दोनों में एक दोस्ती हो गई। लक्ष्मी के चेहरे पर उदासी के बादल छाए देखकर जॉन ने कई बार उससे पूछने की कोशिश भी की। उसे कुछ नहीं बता पाती थी, लेकिन लक्ष्मी घर और बाहर दोनों का काम करते करते लक्ष्मी पूरी तरह थक जाती थी। पहले तो सोनिया बड़े प्यार से आग्रह करके काम के लिए कहा करती थी, लेकिन अब वह आदेश देने लगी थी। यह काम क्यों नहीं हुआ? अब तक क्या कर रही थी? आज तुमने खाने में यह क्यों नहीं बनाया? कभी अचानक से कहती कि आज घर पर किटी पार्टी है, मेरी सहेलियां आ रही हैं, इसलिए शाम की पार्टी की सारी तैयारी करके रखना। दिन से रात तक नौकरों की तरह काम कराती और साथ में झिड़कियाँ भी सुनाती। उस रात लक्ष्मी को बहुत तेज़ बुखार था, सारा बदन टूट रहा था उसका, इसलिए सुबह जल्दी आँख ही नहीं खुल पाई और इस वजह से बच्चों की स्कूल बस मिस हो गई। उसकी हालत देखे बगैर सोनिया उस पर बम की तरह फट पड़ी। इंडिया में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था लक्ष्मी, हम तुम्हें लेकर आए और महारानी की तरह रखा, फिर भी तुम्हारे इतने नखरे हैं। तुम्हारी वजह से बच्चों की आज बस मिस हो गई। वह तो सौरभ ने आकर संभाल लिया और सोनिया को अंदर कमरे में ले गया और समझाते हुए बोला, अगर तुम इस तरह लक्ष्मी के साथ बर्ताव करोगी तो क्या पता वह घर से भाग जाए। ज़रा ठंडे दिमाग से काम लो सोनिया, सोचो, यह हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, कुछ समय तो कंट्रोल करके रखो। लक्ष्मी सब समझ रही थी, सब कुछ देख और सुन रही थी, परंतु हालात के आगे मजबूर थी। कोचिंग क्लास गई तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर जॉन ने फिर से पूछा, क्या बात है, तुम मुझे कुछ सही नहीं लग रही हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। लक्ष्मी उस दिन अपने आप को रोक नहीं सकी। उसने जॉन को सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर जॉन हैरान रह गया। उसने कहा, तुम जाकर पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करती? अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पासपोर्ट और वीज़ा दोनों सौरभ के पास है। पहले मुझे वह दोनों निकलवाने हैं। उसके बाद यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम मुझे यहाँ का वर्क परमिट दिलवा दो, ताकि उससे निकलने के बाद मैं कहीं और का काम तो कर सकूँ। जॉन सोच में डूब गया। उसने कहा, ठीक है, यहाँ मेरी काफ़ी जान पहचान है, मैं तुम्हारे लिए कोशिश करता हूँ, तब तक तुम वहीं रहो। लक्ष्मी वापस घर लौट गई तो देखा सौरभ घर पर ही था। उसने सुबह सोनिया द्वारा दिए गए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और लक्ष्मी के लिए कॉफ़ी बनाकर लाया था। कुछ नहीं कहा उसने। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी ने सौरभ से कहा, मुझे यहाँ आए 1.5 साल होने आया है। तुमने मेरा वीज़ा शायद 2 सालों के लिए ही बनवाया था, इसलिए वीज़ा ख़त्म होने से पहले मेरा वीज़ा कुछ सालों के लिए बनवा दो, क्योंकि अब मेरा भी मन यहाँ लग गया है। मैं वापस भारत नहीं जाना चाहती हूँ। अब बच्चों के बिना मेरा भी मन वहाँ नहीं लगेगा। हाँ, मैं सही कह रही हूँ। तुम इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? आखिर तुम भी तो मेरे भाई हो और यह मेरा मायका ही हुआ ना? क्यों, ठीक कहा ना? हाँ हाँ, ठीक कह रही हो। मैं कल ही अप्लाई कर देता हूँ। तुम्हें भी साथ चलना होगा, कुछ पेपर वगैरह साइन करने होंगे, सौरभ ने कहा। पर सौरभ सोच रहा था कि लक्ष्मी वापस भारत जाने के लिए उसे परेशान करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया, वह जाना ही नहीं चाहती। चलो, लक्ष्मी उस दिन का इंतज़ार कर रही थी। उसने जॉन को पहले ही बता दिया कि मैं वीज़ा रिन्यू कराने जा रही हूँ। इस बीच उधर जॉन ने उसके लिए एक वर्क परमिट तैयार कर दिया था और एक जगह उसकी नौकरी की बात कर रही थी। लक्ष्मी और सौरभ वीज़ा सेंटर जाते हैं और वहाँ पे 3 सालों के लिए वीज़ा की अवधि बढ़ गई थी। वहाँ ऑफिस में जैसे ही सौरभ वापस पासपोर्ट और वीज़ा को अपने पास रखने लगता है, लक्ष्मी ने तुरंत उससे अपना पासपोर्ट वापस मांग लिया। वहाँ पर उसने अधिकारियों के बीच सौरभ ने देने से मना भी नहीं कर सकता था। इसी तरह लक्ष्मी ने अपना पासपोर्ट और वीज़ा सौरभ से हासिल कर लिया। वहाँ से निकलने के बाद लक्ष्मी ने सौरभ से कहा कि उसे अपने कोचिंग सेंटर में कुछ काम है, इसलिए वहाँ से काम निपटाकर वह घर वापस आ जाएगी। आज सौरभ को लक्ष्मी का व्यवहार कुछ अटपटा सा तो लगा, परंतु सौरभ ने कुछ कहा नहीं। वहाँ लक्ष्मी जॉन के साथ जॉब ढूंढने लग गई और फिर
जॉब मिलने के बाद वह अपने घर आई और उसने सौरभ को बताया कि नौकरी लग गई है। लक्ष्मी, नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? आखिर क्या कमी है यहाँ पर? सौरभ ने परेशान होकर पूछा। बात कमी की नहीं है सौरभ, सम्मान की है। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। लेकिन लक्ष्मी, क्या काम और घर के साथ साथ बच्चों को संभाल पाओगी? सोनिया ने परेशान होकर पूछा। नहीं, अब मैं पहले की तरह कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ, काम पर जाने से पहले और आने के बाद जो थोड़ा बहुत बन पाएगा मैं वो ज़रूर करूँगी। तो सोनिया ने गुस्से में पूछा, तो हमारे घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या? इतने दिनों तक हमें अपने घर पे रखा, मान सम्मान दिया, उस एहसान का बदला तुमने ऐसे निकाला है? वैसे भी ऐसे समय में जब हमारे घर पर ना तो बच्चों की देखभाल करने वाली नैनी और ना ही खाना बनाने वाला घनश्यामा था। सोनिया ने अपना आपर खोकर जोर से चिल्लाकर बोला। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सोनिया, ज़रा अपने मन में झांक कर देखो। तुम लोगों ने मुझे अपने देश से यहाँ बुलाया सिर्फ अपने स्वार्थ की खातिर। अपने घर के सभी लोगों को हटाकर इन सारे लोगों को काम मुझसे लिया। इतने में जी नहीं भरा तो मेरी सारी प्रॉपर्टी पर भी नज़रें गड़ा ली। एक बार भी यह नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। तुम लोगों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा। अगर रिश्ते और रिश्तेदार ऐसे होते हैं तो मुझे ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए। मगर दुनिया वालों को तुम्हारी करतूत पता चले तो लोगों को हर रिश्ते पर से भरोसा उठ जाएगा, हर बहन को भाई से भरोसा उठ जाएगा। इतना कहते कहते वह रोने लगी। तब सोनिया ने कहा, पहले इसका पासपोर्ट और वीज़ा देखती हूँ कि कैसे जाती है। सुनंदा, लक्ष्मी ने गुस्से से कहा, कोई फ़ायदा नहीं है सोनिया, मैंने अपने सारे कागज़ और उसकी एक कॉपी अपने एक दोस्त को भेज के दे रखी है। बेहद शांत स्वर में कहा, निकल जाओ इसी वक्त हमारे घर से। इतना कहते हुए सोनिया ने लक्ष्मी को बैग लेकर उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लक्ष्मी घर के बाहर बैठी हुई काफ़ी देर तक रोती रही। सौरभ दूर खड़े सारा तमाशा देख रहा था। दूसरी साइड जब लक्ष्मी का गला कुछ हल्का हुआ रोते रोते तो उसने जॉन को फ़ोन किया और कहा कि उसकी रहने की कहीं पर भी व्यवस्था करा दे। जॉन ने एक गेस्ट हाउस में एक छोटा सा कमरा उसे दिला दिया। लक्ष्मी को अपने माता पिता की बहुत ही ज़्यादा याद आती थी। कुछ महीने बीत गए लेकिन लक्ष्मी की आर्थिक स्थिति सही नहीं हुई, इसलिए उसने इस नौकरी के बाद भी एक पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। इसके ज़रिए उसने ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया ताकि जब वो वापस भारत लौटे तो वहाँ भी कुछ काम कर सके। इस बीच 3 साल कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। उसने वतन वापस लौटने की तैयारी शुरू कर रही थी। जॉन बड़े ही दुखी मन से उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था। जॉन कहता है, आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मुझे बहुत पहले ही कह देनी चाहिए थी। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, परंतु मेरे मन में अपने जीवन साथी को लेकर जैसी कल्पना होनी चाहिए तुम बिल्कुल वैसी हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखें झलझल आ गई थी। लक्ष्मी ने कहा, तुम मेरा अतीत नहीं जानते हो जॉन। मेरी पहले भी शादी हुई थी और मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन लोगों के इतने रंग देखने के बाद और रिश्तों की असलियत झेलने के बाद मुझे किसी के साथ इच्छा नहीं है रहने की, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सचमुच मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। लक्ष्मी का हाथ अपने हाथों में लेकर जॉन ने भरे गले के साथ कहा और आखिरकार लक्ष्मी अपने वतन वापस पहुँच गई। आते ही उसने गोविंद से मिलकर पूरे घर की साफ़ सफाई कराई और अपने ऑफिस के बाहर स्वर्गीय राम प्रसाद जी अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम का बोर्ड लगाया। अपने बंगले को एक हिस्से को वृद्धाश्रम और दूसरे हिस्से को बच्चों के लिए तैयार करा दिया गया। धीरे धीरे बहुत से वृद्ध और अनाथ बच्चे इकट्ठा होने लगे। उनमें से ऐसे जो अपना खर्चा वहन कर सकते थे, सिर्फ देखभाल की आवश्यकता थी। जो लोग काम कर सकते थे उस लायक नहीं कि उन्हें काम दिया जा सके। अपने शहर के बेरोज़गार लड़के लड़कियों को लक्ष्मी ने वहाँ कुटीर उद्योग पर लगाया, जहाँ पर तरह तरह के अचार, पापड़, बढ़िया और बहुत सी घरेलू चीज़ें बनाकर बाज़ार में पहुँचाई जाने लगी। धीरे धीरे सबकी मेहनत रंग लाई और उन सबका काम लक्ष्मी ने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया। आश्रम में उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया गया।
वृद्धाश्रम और बाल अनाथ एक साथ होने से उसका एक फ़ायदा हुआ कि बुज़ुर्गों को बच्चों का साथ मिल जाता था और बच्चों को बुज़ुर्गों का प्यार और देखभाल तो मिलती ही थी। बिल्कुल घर जैसा माहौल हो गया था। समय के साथ लक्ष्मी का बहुत ही नाम हो गया था। सभी उसका बहुत सम्मान करने लगे। लोग एक बार फिर स्वर्गीय राम सिंह जी का नाम सम्मान के साथ लेने लगे थे। इसी तरह 5 साल बीत गए। लक्ष्मी अपने काम में इतनी मशहूर हो गई थी कि उसे किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता था। एक दिन अचानक ऑफिस में चपरासी ने आकर कहा कि आपसे कोई मिलने आया है, और जो मिलने आया था उसे देखकर तो लक्ष्मी चौंक ही गई थी। मैं याद हूँ या मुझे भूल गए? लक्ष्मी के कानों में चिर परिचित आवाज़ आई। यह कोई और नहीं बल्कि जॉन था। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ जॉन? तुम्हारी वजह से मैं इस पिंजरे से आज़ाद हुई थी। तुमने ही मुझे जीने की दिशा दिखाई थी लक्ष्मी। जॉन ने उससे कहा, देखो लक्ष्मी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी परीक्षा समाप्त हो गई होगी तो तुम इसे ज़रूर स्वीकार करोगी। जॉन ने जब हथेली खोली तो उसके हाथों में सिंदूर की डिबिया थी। इतने सालों तक तुम सिर्फ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। इससे इतना तो मैं मानती हूँ कि तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मैं शादी कैसे कर सकती हूँ? लोग क्या कहेंगे? लक्ष्मी ने असमंजस भरे शब्दों से कहा। इस दुनिया में पुरुष जब चाहे अपना नया जीवन शुरू कर सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए उसके जीवन में एक ही बार बसंत क्यों आता है और पतझड़ का मौसम हमेशा के लिए छूट जाता है? तुम्हारे जीवन में भी दोबारा बसंत आएगा लक्ष्मी, और उसे मैं लेकर आया हूँ। इतना कहते हुए जॉन ने उस सिंदूर से लक्ष्मी की मांग भर दी। लक्ष्मी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, जॉन के सीने से लग गई। और दूसरी तरफ सौरभ को उसके वकील का फ़ोन आता है। लक्ष्मी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है और नॉमिनी में से तुम्हारा नाम निकलवा दिया है। तुम्हारे नाम पे पुलिस कंप्लेंट भी करवाई है कि तुमने उसकी प्रॉपर्टी को धोखे से हड़पने की कोशिश की थी। अगर तुम यहाँ आओगे तो गिरफ्तार हो सकते हो। सौरभ और उसकी पत्नी वकील का फ़ोन सुनकर सुन रह गए। लक्ष्मी के जीवन में अब बहुत तकलीफ़ के बाद खुशियों ने दस्तक दी थी। उसके जीवन में बाहर वापस लौट आई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।